पहले कि उसका गुस्सा आगे बढ़ता, वो वहाँ रखे हुए वाइन को देखकर एक्साइट हो जाती है। वो तो उस वाइन के बोतल को लेकर उसे पीने वाली थी। वहीं उसकी ये हरकत दूर बैठी उस मिस्टीरियस लड़की को नाराज कर चुकी थी। वो तो काफी सारे लीव्स को तैयार कर लेती है अटैक करने के लिए, पर तब तक ली हान ने जिया को रोक लिया था वो वाइन पीने से, जिस पर जिया का कहना था कि क्या हुआ अगर मैंने पी लिया तो, वैसे भी मुर्दा लोग वाइन थोड़ी ना पी सकते हैं। ली हान ने भी अपने अपनों को खोया था, इसलिए वो उस वाइन रखने वाले पर्सन का दुख समझ सकता था। वो कहता है कि ये ग्रेव इतने आलीशान तरीके से इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये किसी के लिए किसी के प्यार को दर्शाता है, और वो बंदा यहाँ पर वाइन इसलिए रखे गया है क्योंकि वो अपनी लाइफ की कड़वाहट को महसूस कर पा रहा है। ये जो मर चुका है, इस पर्सन के बिना उस दूसरे पर्सन की जिंदगी काफी कड़वी है। अब ये सारी बातें तो जिया के सर के ऊपर से जा रही थी। वो कहती है कि कड़वी हुई तो क्या हुआ, मैं पी लूंगी। पर रेहान का कहना था कि ये बंदा काफी ज्यादा लकी है क्योंकि इसके अपने इसे अभी भी याद करते हैं। ये बोलकर वो वाइन की बोतल उस ग्रेव में उलट देता है, जिससे जिया तो नाराज हो जाती है, लेकिन वो मिस्टीरियस लड़की अपना गुस्सा शांत करते हुए वहाँ से चली गई थी। लीहान की बातें उसके दिल को छू गई थी। वहीं उस बोतल को उस ग्रेव के ऊपर वापस रखते हुए लीहान की नजर एक और व्हाइट टोकन पे पड़ती है। इस व्हाइट टोकन पर भी उसी तरीके का पैटर्न बना हुआ था जिस तरीके का पैटर्न उसके व्हाइट टोकन पर बना था। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ली हान अपने होटल रूम में बैठे बैठे उन दोनों टोकन्स को गौर से देख रहा था और उन पे लिखे नाम भी हमें पता लग जाते हैं, जो कि था मोबई और युन हाइफेंग। वो उन टोकन्स का पैटर्न देखकर ये तो समझ गया था कि ये एक ही जगह से है, पर उसे समझ नहीं आता कि ये कोई सिटी है या फिर कोई पवेलियन जहाँ पर लोगों को इस तरीके की स्पेशल आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती हो। तभी जिया मैडम उसके सामने हाजिर होते हुए कह रही थी कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इस तरीके के टोकन किसी खास बंदे को नहीं दिए जाते, बल्कि तुम अगर गली में निकलोगे ना तो तुम्हें हजारों की तादाद में दिख जाएंगे क्योंकि ये उनकी शहर वालों का एक सिंबल है। और ये बोलने के बाद वो उसके सामने बैग भर के टोकन रख देती है। इन टोकन्स में कुछ भी खास बात नहीं है, जैसे कि तुम देख सकते हो ये टोकन्स यहाँ पर कितने आम हैं। उन टोकन्स को देखने के बाद ली हान काफी ज्यादा शौक था। वो उन्हें देखते हुए कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिले। जी अपना मुंह सड़ाते हुए कहती कि मुझे गिरा पड़ा मिला, तुम मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं करते। और फिर हमें दूर कहीं जंगल में काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज नजर आती है क्योंकि जिया ने इन्हें मार मार के इनसे इनका टोकन छीन लिया था। वो लीहान से कहती है कि मैं तुम्हारा भूत उतारने के लिए टोकन्स लेकर आई और तुम थैंक यू बोलने की बजाय मुझ पर शक कर रहे हो। अब तो कंफर्म हो गया ना कि उन टोकन्स में कोई भी स्पेशलिटी नहीं है। अब ये सब देखने के बाद तो लीहान को भी लग रहा था कि हाँ, लग तो यही रहा है। वो अपनी बात को प्रूव करके काफी ज्यादा खुश थी। इसके बाद हमें ली हान को जोंगलुन युनहाई पवेलियन के सामने दिखाया जाता है, जहाँ के एंट्रेंस पर खड़े होके वो यही सोच रहा था कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए। ली हान के पीछे पीछे एक छोटा पपी भी उसके पास आकर खड़ा हो गया था। तो ली हान उसे देखकर चौंकते हुए कहता है कि जिया तुम यहाँ डॉगी बन के क्या कर रही हो। मैं मानता हूँ कि तुम नहीं चाहती कि यहाँ के लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी का पता लगे, पर तुम्हारे पास जो पावर है तुम किसी को भी अनकॉन्शियस करके उसकी बॉडी को संभाल सकती हो। तो फिर तुमने क्या सोच के एक डॉग को पोजेस किया। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं एक डॉग को अपने साथ लेकर क्लैन में एंटर करूंगा। पर ली हान की बात उस डॉग को कंफ्यूज कर देती है। वो वहाँ से चुपचाप निकल लेता है और तभी जिया लिहान के सामने आ गई थी। इससे लिहान को पता लग जाता है कि उसने डॉग को पोजेस नहीं किया था, बल्कि वो एक रियल डॉग था। जिया तो गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डॉगी समझने की। वो तो काफी बुरी तरीके से एम्बेरस हो चुका था। वहीं जिया उसके पास आकर कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे हेवनली आई टेक्निक काफी अच्छे से आती है, और तुम ये भी जानते हो कि मैं उस टेक्निक का यूज करूं तो मुझे तुम्हारे अलावा कोई और कभी पहचान नहीं पाएगा। अब इतनी सारी नॉलेज होने के बावजूद भी तुम्हें लगा कि मैं एक डॉग को पोजेस करूंगी। ये बोलकर वो चुटकी बजाकर उस टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से इनविजिबल हो चुकी थी। अब जाके बेचारा लीहान राहत की सांस लेता है और कहता है कि जो तुम्हें ठीक लगे मैडम वही करो। लीहान के ऐसा बोलते ही पवेलियन में से एक बंदा सीढ़ियों से लुढ़कते हुए उसके पैरों पर आकर गिरता है और वो बंदा मरते हुए सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि अगर अपनी जिंदगी पसंद है तो इस क्लैन में कभी एंटर मत करना, क्योंकि इस क्लैन में मॉन्स्टर्स रहते हैं और उनके पास कोई एथिक्स नहीं है। वो तुम्हें मारने से पहले सोचेंगे भी नहीं। उसकी बात लीहान को कहाँ डराने वाली थी। वो तो काफी ज्यादा एक्साइट हो जाता है अंदर जाने के लिए। अंदर जहाँ पर एंट्री टेस्ट चल रहा था इस सेक्ट का, वहाँ का एक सबसे बेस्ट स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स की पिटाई लगाते हुए कह रहा था कि मॉडल बॉडीज, आखिर तुम्हारे यहाँ पर टेस्ट देने की हिम्मत कैसे हुई। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम लोगों के पास थोड़ी सी भी कल्टीवेशन नहीं है और मुंह उठा के इस सेक्ट में एंटर होना चाहते हो।
मेरे रहते तो ये ख्याल तुम्हारे जहन में भी नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि एंट्री टेस्ट में इतना पावरफुल डिसाइबल आखिर उनसे फाइट क्यों कर रहा है। वो थोड़ी ना इस पावरफुल बंदे से स्टार्टिंग में ही कम्पिटिट कर सकते हैं। पर ये बंदा कहाँ रुकने वाला था। स्टूडेंट तो उसे देखते ही समझ जाते हैं कि ये एक एल्डर का बेटा है जो इस क्लैन का अब तक का सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है, और ये जिस लेवल पर है वो इस क्लैन का अब तक का हाईएस्ट लेवल है जिसे तियानजियान पीक कहते हैं। ये बंदा तो एयर फॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर सकता है और बस थोड़ी सी दूर पर है। उसके बाद ये फादन रियाल्म को कंप्लीट करके इमॉर्टल बन जाएगा। एल्डर्स के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स भी इसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये सुनकर दूसरा वाला बंदा जो उनसे फाइट कर रहा था वो कहता है तो क्या हुआ, इमॉर्टल्स भी मर सकते हैं। उसे लग रहा था कि वो अपनी स्पीड और अटैक से इस बंदे को हरा देगा, पर होता बिल्कुल उसका उल्टा ही है। उसके वहां पहुंचने से पहले ही ये स्टूडेंट उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके फेस पर डॉग मास्क लगाकर उसे काफी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था। वो उसके कंधे पे पैर रख के चढ़ते हुए उसे डॉगी की तरह भगा रहा था और कहता है कि ये घोड़ा तो सच में काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। इस तरीके से उनके साथी को ह्यूमिलिएट करता देखकर वो दोनों भी इसे मारने के लिए आने लगते हैं, पर उसके जरा सा अपने प्रेशर रिलीज करने पर वो तीनों ही जमीन पर गिर गए थे। वो काफी घमंड भरे लहजे में कहता है कि मेरे प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और चले इस सेक्ट का स्टूडेंट बनने। मास्टर्स तो तुम्हारा टेस्ट लेके तुम्हें अलाउ कर देंगे, लेकिन मेरे रहते मैं ऐसे यूजलेस ह्यूमंस इस सेक्ट में बर्दाश्त नहीं करूंगा जिनकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी का कहीं से भी ट्रेस नहीं मिलता हो। ये बोलकर वो उसे लात मार के जमीन पे फेंक देता है और उस बंदे की बॉडी भी हमारे ली हान के पैरों में आकर गिरती है। वहीं वो बंदा वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट से कह रहा था कि अपनी औकात पहचानो और उस पोजीशन को अचीव करने का सपना छोड़ दो जिसे हासिल करने का तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है। ये बोलकर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी हमारा ली हान उसे एक नी स्ट्राइक मारते हुए कह रहा था कि एक बार मैं ट्राई करके देखूं। इस बंदे को संभालने का मौका भी नहीं मिलता और वो ली हान के अटैक से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। ली हान का ये जबरदस्त पावरफुल अटैक देखने के बाद वहाँ मौजूद एल्डर्स और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। वहीं वो बंदा इस अटैक से खुद को संभाल ही पाता कि ली हान पीछे आकर काफी तेजी से उसके चेहरे पर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। वो तो उसके चेहरे को आटे की तरह गुथे जा रहा था। ये जबरदस्त पंच खाने के बाद तो वो काफी दूर जाकर गिरता है। इससे पहले कि उस स्टूडेंट को चोट लगती, वहाँ मौजूद एल्डर अपनी पावर का यूज करते हुए उसे संभाल लेते हैं। ली हान ने ये चीज नोटिस कर ली थी और उसे पता लग जाता है कि इस स्टूडेंट की इस सेक्ट में क्या पोजीशन है। वहीं दूसरी तरफ वो स्टूडेंट काफी ज्यादा घायल होने के बाद कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा ब्रेव हो, स्नीक अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। ली हान उसके बात को इग्नोर करते हुए कह रहा था कि मैंने तुम्हें हरा दिया, इसका मतलब आज से मैं लुन यिनहाई पवेलियन का एक डिसाइबल हूँ। जिसे सुनकर इस स्टूडेंट का कहना था कि पीठ पीछे अटैक करके स्टूडेंट बनना चाहते हो, बड़े बेशरम किस्म के बंदे हो। वहीं तभी एल्डर अचानक से खड़े होते हुए कह रहे थे कि ठीक है मेरे दोस्त, तुमने हमारे सेक्ट के एक पावरफुल स्टूडेंट को हरा कर ये साबित कर दिया कि तुम डिसाइबल बनने के लायक हो, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर डिसाइबल बनने के लिए 2 टेस्ट क्लियर करना पड़ता है और अभी तो बस तुमने सिर्फ पहले टेस्ट को क्लियर किया है, दूसरा टेस्ट अभी बाकी है। ली हान तो काफी रिलैक्स होकर कहता है कि दूसरे वाले टेस्ट में क्या करना होगा। एल्डर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं कि तुम्हें इंटरनल मिरेकल करना होगा। उन्हें तो लग रहा था कि ली हान ये नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें हवा को कंट्रोल करके दिखाना होगा, बारिश को कंट्रोल करके दिखाना होगा। और फिर वो एक एविल स्माइल के साथ कहते हैं कि अगर तुमने ये कर लिया तो फिर तुम इस सेट के इनर डिसाइबल बन जाओगे। वहाँ मौजूद लोग ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरीके की टेस्ट की बात कर रहे हैं। इस तरीके की मैजिक पावर तो एक एल्डर लेवल के बंदे को सिखाई जाती है ना, तो फिर वो नए फ्रेशमैन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस तरीके की टेक्निक का यूज करे जहां उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से विंड और लाइटनिंग को कंट्रोल करना होगा। ये तो सच में इम्पॉसिबल है। ये लोग एक गेम खेल रहे हैं। वो सभी स्टूडेंट्स जो एंट्री लेने आए थे वो काफी नाराज हो चुके थे क्योंकि पहला टेस्ट इतना मुश्किल कि उनके टॉप स्टूडेंट्स के साथ फाइट करनी होगी और दूसरा टेस्ट ऐसा इम्पॉसिबल जो एल्डर लेवल के बंदे कर सकते हो। पर ये सुनकर हमारा ली हान काफी ज्यादा रिलैक्स था। वहीं जिया उसके पीछे अपीयर होते हुए कह रही थी कि कितनी बुरी बात है, इन्होंने तो साफ साफ इनडायरेक्टली बता दिया कि ये तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें शुरुआत में ही अपने काफी रियल स्किल्स को दिखाना होगा। जिया की इस बात से ली हान अब तक काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वहीं वो सीनियर डिसाइबल कहता है कि अगर तुम्हें अपने स्किल शो करनी है तो करो, वरना हमारा टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनकर ली हान मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे 2 चीजें एक साथ करनी है, और ये बोलते हुए वो बंदा उसके काफी पास आ गया था।
वो सीनियर डिसेबल तो डर जाता है कि आखिर तुम किन दो चीजों की बात कर रहे हो। तो ली हान कहता है कि मैं विन को भी कंट्रोल करूंगा और तुम्हारी अच्छी खातिरदारी भी। अब उस सीनियर स्टूडेंट के अटैक करने से पहले ही ली हान काफी तेजी से उसके पीछे पहुंचकर उसका